सीपीसी का ऑर्डर 20 का रूल 5 हमारा एक्चुअली में यहाँ पे बात करता है कि जो सिविल सूट में जितने भी इशू होंगे सब पर निष्कर्ष देना कोर्ट की जिम्मेदारी होती है। सिंपल सी बात है। और यहाँ पे ये कह रहा है कि जितने भी इशू होंगे सभी पर निष्कर्ष आपको देना है, निर्णय देना है। सिंपल सी बात है। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन एक जो छूट देता है कि जरूरी नहीं है कि आपको सभी इशू पे निर्णय देना है। अगर एक इशू भी पूरा मैटर को डिस्पोज करने में काफी है तो आपको उसको देना पर्याप्त होगा, बाकी पे जो इशू है उनको निर्णय ना देना भी पर्याप्त होगा। इसको मैं क्लियर करके बताता हूँ। जैसे कि प्रत्येक इशू पर निर्णय कोर्ट को देना है। ठीक है, कोर्ट ने मान लीजिए 3 इशू डिसाइड किए हैं कि क्या आप भूमि का स्वामी हो, और क्या प्रतिवादी का जो कब्जा है वो अवैध है, और क्या वादी स्थायी निषेधाज्ञा पाने का अधिकारी है या नहीं है। तो जनरली क्या होगा, कोर्ट को तीनों इशू पर अलग अलग फाइंडिंग्स देने होंगे, यानी कि पूरा डिसीजन देना होगा। ठीक है, साथ में रीजन भी देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे एक छूट दे दी गई है कि प्रत्येक इशू पर निष्कर्ष देना आवश्यक नहीं, निर्णय देना आवश्यक नहीं होगा। यदि किसी एक इशू या एक से अधिक इशू पर निर्णय ही पूरे वाद का निस्तारण करने के लिए पर्याप्त होगा तो कोर्ट को शेष बचे हुए इश्यूज पर निर्णय देना आवश्यक नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा उसका एक एग्जांपल बता देता हूं ताकि आपका क्लियर हो जाएगा कि वादी ने एक लिमिटेशन समाप्त हो जाने के बाद एक सिविल सूट फाइल किया। कोर्ट ने एक इशू बनाया जिसमें उसने कहा कि क्या सूट लिमिटेशन से बाढ़ है, तो कोर्ट ने निर्णय दिया हाँ सूट लिमिटेशन से बाढ़ है। अब यदि केवल इसी आधार पर सूट खारिज हो जाता है तो कोर्ट को स्वामित्व अन्य इश्यूज पर निर्णय देना आवश्यक नहीं होगा, क्योंकि पहले इशू से ही आपका सूट खत्म हो गया। तो भाई बाकी इशू पर टाइम पास करने से क्या फायदा। तो वही ये इस बारे में बात करता है ये रूल 5। इसको डिटेल में समझोगे, पढ़ोगे तो समझ जाओगे कि एक्चुअली में मैटर क्या है। कंप्लीट वीडियो देखिए तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक दी चैनल। अपने वापस से आ चुके हैं सीपीसी के एक नए ऑर्डर में एक नए रूल के साथ। ठीक है, तो ऑर्डर 120 पढ़ रहे थे और आज की वीडियो हम रूल 5 पे बात करने वाले हैं। ठीक है, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियो जाके आप देख सकते हो, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में। ठीक है, तो रूल 5 हमारा बात करता है कि प्रत्येक विवादक यानी कि प्रत्येक इशू पर न्यायालय का निर्णय, यानी कि जितने भी सिविल सूट होते हैं उसमें एक इशू फ्रेम किए जाते हैं। ठीक है, अब इशू फ्रेमिंग के बारे में आप ऑर्डर 14 में पढ़ोगे। ठीक है, वो अभी अपना छोड़ के रखा है, अभी पढ़ा नहीं है। ठीक है, उसको पढ़ेंगे क्योंकि वो थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, इसलिए मैं थोड़ा उसको लास्ट में रखे के सोचा है कि आराम से पढ़ेंगे। अगर आप बोलते तो अपन जल्दी पढ़ लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बात कर रहा है कि प्रत्येक इशू पर न्यायालय का निर्णय, यानी कि जितने भी इशू होंगे सभी पर निर्णय देना पड़ेगा कोर्ट को। पहले वन लाइन से समझ लेते हैं कि रूल हमारे किस बारे में बात करता है कि जिन वादों में इशू निर्धारित किए गए हों, यानी कि जिन सिविल सूट्स में इशू फ्रेम किए गए हों उनमें न्यायालय प्रत्येक इशू पर अपना निष्कर्ष यानी कि फाइंडिंग डिसीजन देगा। ठीक है, तथा उसके कारण भी बताएगा, यानी कि जो जजमेंट आपने दिया है उसमें जो फाइंडिंग्स जो डिसीजन दिए हैं उनके कारण भी आपको लिखने पड़ेंगे, जब तक कि एक या एक से अधिक इशू पर दिया गया निर्णय ही पूरे वाद का निस्तारण करने के लिए पर्याप्त ना हो। इसको थोड़ा बाद में समझाता हूँ, लास्ट में समझोगे ना तो क्लियर, जब भी आप आगे अपन पढ़ेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। ऑब्जेक्ट देखते हैं पहले। ठीक है, वन लाइन से थोड़ा आपको क्लियर हो गया होगा, किसी आइडिया मिल जाएगा कि किस बारे में। ठीक है, उद्देश्य क्या कह रहा है, उद्देश्य कह रहा है कि प्रत्येक विवादित इशू पर स्पष्ट निर्णय को सुनिश्चित करना, रीजन्ड जजमेंट यानी कि कारणयुक्त जजमेंट को देना, अपीलीय न्यायालय को निर्णय की समीक्षा में सुविधा प्रदान करना इस रूल का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अनावश्यक इशू पर निर्णय देने से बचना, यदि वाद पहले से निर्णित यदि वाद पहले ही निर्णित यानी कि कंक्लूड हो जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। मैं थोड़ा लिख देता हूँ भाई वन लाइनर और एग्जिबिट, ताकि आपको थोड़ा आइडिया मिल जाता है कि किस बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जब आप मेंस का एग्ज़ाम बढ़ोगे ना तो आप आराम से क्वेश्चन लिख सकते हो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हमारा अब यहाँ पे मेन रूल शुरू हो जाता है कि प्रत्येक इशू पर निर्णय, यदि कोई सिविल सूट है में कोर्ट ने इशू निर्धारित किए हैं, कोई सिविल सूट है उसमें कोर्ट ने क्या किया है, इशू फ्रेम किए हैं, तो कोर्ट प्रत्येक अलग अलग इशू पर अपना निष्कर्ष फाइंडिंग्स जो निर्णय डिसीजन आपने दिया है वो, तथा ठीक है प्लस उसके निष्कर्ष के कारण भी आपको लिखने होंगे, उस जजमेंट में बताएंगे। ठीक है, आगे देखो, जजमेंट में बताया जाएगा।
अब इशू फ्रेमिंग का मतलब क्या होता है ये भी थोड़ा समझ लो अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो। न्यायालय द्वारा वाद के विवादित प्रश्नों को निर्धारित करना जिनका निर्णय आवश्यक है, यही प्रक्रिया जो मैंने बताया कि अभी ऑर्डर 14 में बताई गई है CPC के। अब एग्जाम्पल से समझो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा कि कोर्ट ने 3 इशू फ्रेम किए हैं, जैसे कि 3 इशू निर्धारित किया, डिसाइड किए हैं। कौन कौन सोच सकते हैं कि अब वादी भूमि का स्वामी है या नहीं है। ठीक है, इशू मतलब होता है एक क्वेश्चन जो आपके मैटर से क्वेश्चन निकाले गए जिन पर जजमेंट देना है कोर्ट को। एक्चुअली में मुद्दा क्या है उसी की बात कर रहा है। क्या वादी भूमि का स्वामी है, क्या प्रतिवादी अवैध कब्जे में है, और क्या वादी स्थायी निषेधाज्ञा की परमानेंट इंजेक्शन पाने का अधिकारी है या नहीं है। इन चीज़ों को डिसाइड करना ये कुछ इशू फ्रेम किए हैं कोर्ट ने, अब इन पर डिसीजन होगा। तो जनरली कोर्ट इन तीनों इशू पर अपना अलग अलग फाइंडिंग्स और रीज़न देने होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एक एक्सेप्शन है कि कब आपको देखते हैं, पहले एक्सेप्शन पढ़ने फिर बताता हूँ। प्रत्येक इशू पर निर्णय आवश्यक नहीं है, यानी कि जितने भी इशू हैं, जैसे कि यहाँ पर 3 ले लेते हैं। ठीक है, तो प्रत्येक इशू पर निर्णय आवश्यक नहीं है यदि, ये एक्सेप्शन है, छूट देता है। जनरली तो आपको सभी इशू पर निर्णय देना है, लेकिन प्रत्येक इशू पर निर्णय देना जरूरी नहीं है यदि किसी एक, ठीक है, या एक से अधिक, मान लीजिए 2, 3 टोटल हैं लेकिन 2, ठीक है, दिया गया निर्णय ही, यानी कि 2 इशूज़ पर दिया गया निर्णय ही पूरे वाद का निस्तारण यानी कि डिस्पोजल करने के लिए पर्याप्त हो, तो कोर्ट को शेष इशू पर, यानी कि तीसरा नंबर का छूट गया मान लीजिए, इशू पर निर्णय देना आवश्यक नहीं होगा। सिंपल सा एक्सेप्शन कहता है कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा, 1 या 1 से ज़्यादा हैं और उनमें से किसी एक इशू का डिस्पोजिशन करने से, निस्तारण करने से बाकी सारे इशू को मैं भूल गया क्या होगा, इशू पर निर्णय देना आवश्यक नहीं होगा यदि पहले से ही मामला डिस्पोज हो जाता है। तो मैं समझाता हूँ, एग्जाम्पल भी है इसमें ताकि और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। कुछ नोट हैं वो देखते हैं पहले। यदि कोई ऐसा इशू है जिसके निर्णय से पूरा सूट ही समाप्त हो जाता है, तो इशू को बाकी इशू पर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं होगी। यानी कि सिंपल सी बात वो है कि 3-4 इशू हैं आपके और एक इशू डिसाइड करती है, उससे पूरा मैटर ही खत्म हो जाता है, तो अब बाकी इशू पर बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। सिंपल सी बात है। आज थोड़ा माइंड में आ नहीं रहा है क्योंकि मैंने आज ज़्यादा पढ़ लिया भाई, तो कन्फ्यूज़न हो रही है, वो पढ़ रहा हूँ कि ये पढ़ रहा हूँ, तो मैं इसलिए मैं ज़्यादा वीडियो बनाता हूँ तो मैं नहीं पढ़ा पाता, सिर्फ एक रूल है, 1-2 रूल पढ़ाता हूँ ताकि आप लोगों को भी कन्फ्यूज़न नहीं होगी। जितने ज़्यादा पढ़ोगे उतना कन्फ्यूज़न हो जाता है। ठीक है, तो लिमिटेड पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो। ठीक है, क्योंकि बाकी एक्ट पढ़ रहा हूँ मैं अभी, तो उनमें टाइम वेस्ट हो रहा है फालतू का, वो डिटेल में पढ़ना पड़ता है मेरे को तो भाई, तब तक समझ नहीं आता। अब एग्जांपल समझते हैं। वादी ने लिमिटेशन समाप्त होने के बाद सूट दायर किया। कोर्ट ने एक इशू बनाया और कहा सूट लिमिटेशन से बाहर है। कोर्ट ने निर्णय दिया हाँ सूट लिमिटेशन से बाहर है। ये एक वो था, सॉरी, इशू बनाया था कोर्ट ने, क्या लिमिटेशन से बाहर है कि नहीं है। तो कोर्ट ने जजमेंट दिया, अपना निर्णय दिया, उसमें लिखता है कि कोर्ट लिमिटेशन से बाहर है। अब यदि केवल इसी आधार पर सूट खारिज हो जाता है, यानी कि अब बाकी इशूज़ पर बात करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो कोर्ट स्वामित्व, ऑनरशिप या फिर अन्य इशूज़ पर निर्णय देने की आवश्यकता ही नहीं है। तो भाई यहाँ पर ही आपका मैटर खत्म हो गया, तो बाकी इशूज़ पर निर्णय पे बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब समझ ये है कि हमारा पूरा रूल एक्चुअली में क्या बात करता है। जनरली कोर्ट प्रत्येक इशू पर, प्रत्येक फ्रेम्ड इशू पर फाइंडिंग रीजन देगी, किंतु यदि एक या एक से अधिक निर्णय ही पूरे सूट का निस्तारण कर देते हैं तो शेष इशू पर निर्णय आवश्यक नहीं होगा। अब कुछ ट्रैप हैं जो आपको एग्जाम में ट्रैप, यानी कि एकदम मतलब कि कठिन क्वेश्चन है जो आपको उस चीज़ में डाल सकते हैं, तो वो थोड़ा देख लें। ज़्यादा कठिन नहीं है, वो सिंपल सा है। ट्रैप बन कर है कि रूल 5 केवल उन्हीं सूट्स पर लागू होता है जिनमें इशू फ्रेम किए जाते होंगे। केवल फाइंडिंग देना पर्याप्त नहीं है, कोर्ट को प्रत्येक फाइंडिंग्स के रीज़न भी आपको देने पड़ते हैं। कोर्ट अपनी इच्छा से किसी इशू को छोड़ नहीं सकती। शेष इशू पर निर्णय ना देने की अनुमति तभी है जब वो एक इशू पूरे सूट का निस्तारण करने के लिए पर्याप्त हो जाता है। तो उस केसेस में आप जरूरी नहीं है कि पूरे दो, वो अगर एक ही दे दिया उससे पूरा सूट खत्म हो जाता है तो वो आप दे सकते हो। तो ये था हमारा रूल 5। आज थोड़ा आगे पीछे हो गया है, थोड़ा एडजस्ट कर लेना, नहीं है तो फिर आप मेरे को कमेंट करना, एक बार फिर से पढ़ लेंगे। थोड़ा 2-3 बातें माइंड में चल रही हैं तो भूल जाता हूँ मैं ये क्या पढ़ा रहा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।